चलिए, गुड इवनिंग। आज हम सोशियोलॉजी डेवलपमेंट का जो अगला चैप्टर है उसको आज हम लेने वाले हैं। और इस समय जो जरूरत है, समय की जो मांग है, उसमें ये है कि ग्लोबल इनइक्वालिटीज का जो टॉपिक है उस पे हम इंटरेक्शन करें। और उसमें अगर हम देखने की कोशिश करें तो इसे वैश्विक असमानताएं भी कहा जाता है। जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, असमानता जो है वो जीवन की एक सच्चाई है, और एक ऐसी सच्चाई जिसको कि हम नकार नहीं सकते। आप लोग भी चाहें तो आप लोग अपने वीडियोस ऑन कर सकते हैं ताकि हमें लगे कि हम क्लास में ही हैं। छोटा सा ग्रुप तो है, 10 बच्चे तो सारे हैं, तो यू कैन स्विच ऑन योर वीडियोस आल्सो। किसी को डाटा की दिक्कत हो तो वो बात दूसरी है, पर मुझे मुझे लगता है डाटा की कोई दिक्कत होती है। इट्स ए फंक्शन ऑफ योर मशीन। जो आपका मशीन है उसकी फंक्शन है, डाटा जो लगना है वो लगना ही लगना है ना। सो एक सच्चाई दुनिया की अभी ये है कि कोई भी ऐसा दुनिया में वक्त नहीं है कि जिसमें कि हम ये कहें कि वो समान रहा होगा। ऐसा कोई वक्त नहीं दुनिया का। और जब से ये दुनिया बनी है तब से अगर हम इसको देखने की कोशिश करें, हर युग में, हर अप्रोच में और हर काल में, हर कालखंड में हम लोग जो हैं हमेशा भिन्न रहे हैं। इनइक्वालिटीज हमारे यहाँ रही ही रही हैं। उसमें अगर थोड़ा सा हम उसको, ओके, हाँ अब ठीक है। हर कालखंड में जो है वो इस तरह की असमानताएं रही हैं। अगर हम सिंपल दिखने की कोशिश करें, अगर अपने हाथों को देखें तो हमारे हाथ की उंगलियां तक समान नहीं है। और इसकी खूबसूरती जो है वो असमान होने में ही है। अगर सोचिए कि हमारी उंगलियां सारी की सारी पांच पांच बराबर होती तो क्या ये हाथ होता या कुछ और ही होता शायद। और ना ही शायद हम इस तरह से इसको कर पाते, मुट्ठी नहीं बन पाती। इसका मतलब सिंपल शब्दों में क्या हो जाता है कि जो इनइक्वालिटीज की हम बात करते हैं, असमानता की बात करते हैं, उसका भी अपना एक महत्व है। और उसी महत्व की वजह से वो जिंदा रहती है, और वो सामाजिक व्यवस्था को भी जिंदा रखती है। और सृष्टि के आरंभ से लेके ऐतिहासिक विकास के किसी भी कालखंड को हम ले लें, उसमें कोई भी स्टेज ऐसी नहीं हुई है जब समाज इक्वल रहा होगा, समान रहा होगा। जब समाज इक्वल नहीं रहा, समान नहीं रहा, तो सारा का सारा जो ऐतिहासिक विकास जो भी हुआ, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हम जिसको बोलते हैं, जो हुआ, उसे हम ये कह सकते हैं कि हिस्ट्री हैज बीन द हिस्ट्री ऑफ इक्वालिटी इनइक्वालिटीज। वो असमानताओं का ही इतिहास रहा होगा, असमानताओं का समाज ही सामाजिक इतिहास को रहा होगा। दूसरे शब्दों में, इस तथ्य से कभी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस असमानता की वजह से ही जो है वो हर तरह का जो आर्थिक विकास है, या सामाजिक विकास है, राजनीतिक विकास है, या कोई भी विकास का कोई भी पहलू हम ले लें, वो उसी की वजह से डेवलप हुआ होगा। और उसका जो है आगे उसका विकास हुआ होगा। छोटा सा एग्जांपल, जैसे पहले हम बात कर चुके हैं, जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, ये वैल्यू लेडन कंसेप्ट होता है, मूल्य निहित अवधारणा है ये। और ये हमेशा इंडिकेट करता है प्रोसेस ऑफ डिजायर्ड चेंज को, इच्छित परिवर्तन की प्रक्रिया को हमेशा ये इंडिकेट करता है। जब इच्छित परिवर्तन की हम यहाँ बात करते हैं, इच्छित परिवर्तन से सिंपल शब्दों में अर्थ हमारा ये हो जाता है कि किसी न किसी व्यक्ति द्वारा, समाज के किसी न किसी पक्ष द्वारा, समाज में जो नीति निर्धारक हैं उनके द्वारा, कहीं भी किसी भी व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों के समूह, या वो बंदा, अथॉरिटी जिसके पास है, उसे अधिकार प्राप्त होता है कि वो इच्छा करे, इच्छा करे किसी परिवर्तन के लिए, इच्छा करे किसी विकास के लिए। तो वो इच्छित परिवर्तन जो है उसे हम विकास का नाम देते हैं। तो यहाँ जो होगा, इसमें हम देखने की कोशिश करें, खास करके हम बात करें आर्थिक विकास की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। तो इकोनॉमी हमारी कैसे विकसित हो, इकोनॉमिक का मतलब सिंपल शब्दों में क्या हो गया कि वे ऑफ अर्निंग ऑफ अवर लाइवलीहुड, हमारा जीविका उपार्जन के तरीके जो हैं वो कैसे विकसित हो, उसका निर्माण कैसे हो, और वो निर्माण करके किस तरह से
किस तरह से हमारे जीवन को शेप करने में, उसको आकार देने में किस तरह से मदद करे हमारी, वो हमारे यहाँ आर्थिक विकास की कैटेगरी में आएगा। और उस हिसाब से दिखने की कोशिश करें तो आर्थिक विकास को टारगेट करके व्यक्तित्व विकास की हम बात करते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं, देन सोशल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। और सारे प्रयास जितने भी किए जाते हैं, उन सारे प्रयासों के परिणाम स्वरूप समाज में पाए जाने वाली असमानता को समानता में बदलने का प्रयास जो है वो किया जाता है। और ये प्रयास दशकों से किए जा रहे हैं। और ये प्रयास जो है दशकों से हो रहे इन प्रयासों का ही नतीजा है कि आज कहीं ना कहीं हम इस इनइक्वालिटीज को कहीं ना कहीं जो है एक रोल रेफरेंस के तौर पर हम इसको यूज करते हैं। रोल रेफरेंस का मतलब क्या हो गया कि जो विकसित हो जाता है उसको देखकर नीचे वाला जो अविकसित है या अल्प विकसित है, वो उसकी तरह बनने का प्रयास करता है, उसकी तरह होने का प्रयास करता है। जब उसकी तरह होने का बनने का प्रयास करेगा तो निस्संदेह जो रिजल्ट होगा वो कम से कम पॉजिटिव ही रहेगा, ऐसा यहाँ कहा गया है। इन्हीं प्रयासों को देखने की कोशिश करें हिस्टोरिकली और ऐतिहासिक तौर से देखने की कोशिश करें तो हमें जो है हिस्टोरिकल कंटेम्परेरी वर्ल्ड का अभी का जो सारा अवलोकन अगर उसको हम करने की कोशिश करें तो सारी की सारी दुनिया जो है वो तीन बड़े भागों में बढ़ती है। आर्थिकी के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से सारी दुनिया जो है वो तीन बड़े भागों में बढ़ती है। और जो तीन जो बड़े भाग हैं उसे हम एक जो पूरे देश हैं, पूरे देशों के समूह को, रादर पूरे दुनिया के जितने भी देश हैं उन्हें तीन बड़े समूहों में बांटा जा सकता है इसके आधार पर ही। तो वो पहला समूह जो है उसे विकसित समूह कहते हैं, डेवलप ग्रुप या डेवलप नेशन हम उसे कहते हैं, डेवलप नेशन। और दूसरा जो इसे फर्स्ट वर्ल्ड भी कहा जाता है, डेवलप नेशन फर्स्ट वर्ल्ड भी कहा जाता है। और दूसरा जो है दैट इज डेवलपिंग, और जिसे हम सेकंड वर्ल्ड भी कहते हैं। और तीसरा जो है वो अंडर डेवलप होता है, उसे हम थर्ड वर्ल्ड भी कहते हैं। और इस तरह से बहुत ही कम शब्दों में ये भी हम कह सकते हैं इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो वो राष्ट्र जो सबसे ज्यादा अमीर है, साधन संपन्न है, और वो राष्ट्र जो कि जिन्होंने की हर तरह की तरक्की कर ली है, हर तरह की समस्याओं पर जिन्होंने अपना जो है वो विजय हासिल कर ली है, उन्हें हम कहीं ना कहीं क्या कहेंगे, वो डेवलप नेशन है और फर्स्ट नेशन है। फर्स्ट नेशन इसलिए क्योंकि उनका जो रेफरेंस है वो सेकंड और थर्ड वर्ड जो है, सेकंड नेशन थर्ड नेशन जो है, सेकंड वर्ड थर्ड वर्ड उनका रेफरेंस यूज करते हैं। इसलिए मैंने पहले शब्द यूज किया था रोल रेफरेंस, उनके संदर्भ में उसका वो यूज करते हैं। और यूज करने के बाद फिर वो किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। तो किसी नतीजे पर पहुंचेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए कि हमने अपनी इकोनॉमी की तुलना करनी है कि भारत का जीडीपी क्या है और भारत का जीएनपी क्या है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट क्या है और ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, उसकी तुलना करनी है। तो भारत का जो रुपया है, जो हमारी नेशनल करेंसी है, जिसको हम INR इंटरनेशनली बोलते हैं, दैट इज इंडियन नेशनल रुपी, INR जो है उसकी कीमत कितनी आज के समय में। तो उसे उसकी कीमत को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अमेरिका जो कि एक विकसित राष्ट्र है, सारी दुनिया उसका जो पैसा है उसको रेफरेंस में लेती है। डॉलर के मुकाबले भारत के रुपए की कितनी कीमत है, तो आज के संदर्भ में देखें तो 70 रुपए के आसपास है। मतलब क्या हो गया इसका कि वो विकसित है, इसलिए उनका 1 रुपया जो है वो भारत के 70 रुपयों के बराबर है। 1 रुपया अगर हमें उनका खरीदना है, चाहिए हमें 70 रुपये देने पड़ेंगे, 70 रुपये वी हैव टू स्पेंड। तो इसका मतलब सिंपल शब्दों में क्या हो जाता है कि हम कितना पीछे हैं। और ऐसा ही नहीं है, ऐसा ही नहीं है, अगर डॉलर को आप दिनार के मुकाबले में लेंगे तो दिनार जो है उसकी कीमत 120-30 रुपए है, 120-30 डॉलर है। मतलब एक दिनार को लेने के लिए 120-30 डॉलर अमेरिका वालों को भी देने पड़ सकते हैं। तो इसी तरह से सारी की सारी दुनिया जो है, सारी दुनिया जो है वो इस तरह से रेगुलेट होती है इन व्यू ऑफ इनइक्वालिटी। अगर इसको हम थोड़ा सा और अगर देखने की कोशिश करें तो ऐतिहासिक तौर से देखने की कोशिश करें तो मानव सभ्यता जब से आरंभ हुई है,
तब से लेकर इंसेप्शन ह्यूमन सिविलाइजेशन से लेकर संपूर्ण आर्थिकी जो है, संपूर्ण आर्थिकी मैंने कंप्लीट इकोनॉमी जो हमारी, वो कृषि पर मुख्यतः आधारित रही है। और जब कृषि पर आधारित रही है, तो विकास के पथ पर आगे बढ़ने के लिए हर समाज, हर देश कभी न कभी कृषिक या रादर कृषक रहा है, या कृषि के इस एग्रीकल्चर स्टेज को उसने पार किया है। जब एग्रीकल्चर स्टेज को उसने पार किया है, तो इसका मतलब सिंपल शब्दों में क्या हो जाता है कि उसने जो भी संगठित होकर जो कुछ भी उन्होंने प्रयास किए विकास के पथ पर और एक स्थायी समाज की स्थापना के लिए जैसे वो आगे बढ़े, तो उसके बावजूद भी उन सब का फर्स्ट ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर होने की वजह से लाइवलीहुड के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार वही रहा, रिस्पॉन्सिबल वही रहा। पैसा जितना मर्जी आपके पास हो जाए, सोना जितना मर्जी आपके पास हो, पर क्या हम पैसे को खा सकते हैं? क्या हम सोने को खा सकते हैं? तो उत्तर होगा नहीं। हमें खाने की जगह हमें सिर्फ खाना ही चाहिए, और खाने के बेस पर ही, खाने के आधार पर ही हम जिंदा भी रह सकते हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि एग्रीकल्चर एक ऐसा स्टेज रही है जिससे सारी दुनिया की सारी इकोनॉमीज चाहे आज भी डेवलप होने का दावा करें, परंतु फिर भी वो इस दौर से गुजरे हैं, यहाँ से निकले हैं, तब जाके वहां तक वो पहुंचे हैं। तो साथ में और एक और चीज थोड़ी सी देखने की कोशिश करें इसी के साथ, क्योंकि कृषि जो थी पूरे पूरे विश्व में कृषि डेट्रीमेंटल रही है, परंतु जो भी कृषि के साथ जुड़ा रहा उसने और भी कई चीजें खाली समय में कई कलाकारियां की, जिसको हम कह सकते हैं कि सप्लीमेंट्री स्किल्स जो थी उसके पास, वो भी उसने कई अपनाई। सप्लीमेंट्री स्किल्स मैंने और खाली समय में किए जाने वाली जो भी स्किल्स उसके पास थी उसको भी उसने अपनाया, और फिर इस तरह से जीवन के वो जो स्किल अपनाई गई, जीवन के क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक अलग तरीके का एक और फॉर्मेट डेवलप हुआ, और उस फॉर्मेट ने क्या कर दिया, एग्रीकल्चर बेस्ड सिविलाइजेशन थी वो आगे बढ़ी। आपको याद होना चाहिए 18वीं शताब्दी जो था एकमात्र, अब 18वीं शताब्दी तक जिसको कि हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एरा बोलते हैं, औद्योगिक क्रांति तक, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तक जो पूरी इकोनॉमी थी सारी दुनिया की, वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से संबंधित थी। बहुत बड़ा कालखंड रहा है, बहुत बड़ा एक टाइम रहा है, इसमें इस तरह की चीजें थी। परंतु जैसे हम दूसरे उसमें देखने की कोशिश करें, दूसरे उसमें दूसरे फेज में देखने की कोशिश करें, तो वहां दूसरे फेज में हमें क्या मिला, इंडस्ट्रियलाइजेशन। रादर इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने क्या कर दिया, हमारे जीवन को खेती से उठाकर इंडस्ट्री में जो तो जीविका कमाने का साधन जो हमारा था, लाइवलीहुड को सिक्योर करने का, इंश्योर करने साधन जो था हमारा, उसे एग्रीकल्चर से उठाकर उसे कहां डाल दिया, उसे इंडस्ट्री में डाल के रख दिया। आप जब इंडस्ट्री में आ गए, तो इंडस्ट्री में जो क्या हो गया, एक मील का पत्थर जो था वो सामाजिक विकास की दिशा में ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बना। और जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, तो इसने साबित कर दिया कि सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था, दैट वाज एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज ओनली। एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री ही सबसे पहले बनी थी। अब एग्रीकल्चर से जो कच्चा माल जो निकलेगा, उस कच्चे माल को प्रोसेस करके उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके उसका यूज करने की कोशिश जो थी, वो एग्रीकल्चर इस पर ही हुई। और जिस तरह से एक नई सोसाइटी का उद्भव हुआ, जिसे हम जो है उसे मॉडर्न सोसाइटी के नाम से हम जानते हैं। और इसे जो ये नई सोसाइटी आई, इसने परंपरागत आधार पर जो पहले हमारा समाज बना हुआ था, परंपरागत मैंने जो एग्रीकल्चर डोमिनेटेड हमारी सोसाइटी थी, वो जो समाज बना था, वो समाज कहीं ना कहीं वो बदलने लगा, कहीं ना कहीं वो चेंज होने लगा। और उस चेंज होने की वजह से वो समाज जो था वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी में बदलने लगा, एग्रीकल्चर और रूरल सोसाइटी से शिफ्ट होने लगा इंडस्ट्री की ओर। और सबसे पहला इसका जो असर आया, वो आया यूरोप में। आपको पता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था वो यूरोप से ही स्टार्ट हुआ था, इंग्लैंड से खास करके। और इंग्लैंड से उसका स्टार्ट होने की वजह भी आपको पता ही होगी कि उसमें जो इंग्लैंड था उस समय ये कहा जाता था कि द सन नेवर सेट्स ऑन ब्रिटिश एम्पायर। जो ब्रिटिश की जो एम्पायर है, जो उनका जो साम्राज्य है, ब्रिटिश साम्राज्य में सूरज कभी भी अस्त नहीं होता है।
तो ये इसका मतलब सिंपल शब्दों में क्या था कि बहुत सारे ऐसे देश थे जो उनके अधीन थे, और कहीं ना कहीं सूरज जो था वो सॉरी, कहीं ना कहीं सूरज चमक ही रहा होता था ब्रिटिश एम्पायर में। तो जब इतने सारे देशों पर उनका कब्जा था, तो वहां से जो कच्चा माल जो आएगा उसे, क्योंकि वो कंपनी के रूप में था, उसको तो बेचना था। तो बेचने के लिए तो डायरेक्ट तो बेचेंगे तो उनको क्या फायदा होना, तो वहां से उठाएंगे, और उठाने के बाद फिर उसे अपनी इंडस्ट्रीज में ले आएंगे इंग्लैंड में, और वहां आके उसको प्रोसेस करेंगे, और प्रोसेस करके उसे फिर अपने ही देश में जहां उनकी कॉलोनीज थी वहां जाके उसको बेच देंगे। और इस तरह से जो एग्रीकल्चर जो डायरेक्ट यूज करते थे लोग, वो अब डायरेक्ट ना यूज करके इनडायरेक्ट यूज होने लगा। क्यों डायरेक्टली वो जो था, गांव जो सेल्फ सफिशिएंट होते थे, आत्मनिर्भर होते थे, वो सारे का सारा उनका आत्मनिर्भरता खत्म हो गई या खत्म कर दी गई। तो इस तरह से वेस्टर्न यूरोपियन में इसकी इस पहल की वजह से एक नया सिस्टम डेवलप हुआ, जिसे हम पूंजीवाद कहते हैं, कैपिटलिज्म जिसे हम कहते हैं। नया सिस्टम डेवलप हुआ एक, और ये एक ऐसी आर्थिक पद्धति थी, एक ऐसी आर्थिक प्रणाली थी, ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम था जिसने क्या कर दिया, एक्सेप्ट एंड अडॉप्ट, एक्सेप्ट एंड अडॉप्ट के सिद्धांत पर यह काम करने लगा। एक्सेप्ट मैंने स्वीकार करें, अडॉप्ट मैंने उसे ग्रहण करें, स्वीकार और ग्रहण के सिद्धांत पर यह आधारित था। और इसने क्या कर दिया कि नई टेक्नोलॉजीज जो थी उसे एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, और उसके ऊपर उसे ग्रहण भी किया, और उसके अनुसार जो भी इंडस्ट्रीज की स्थापना हुई, और इंडस्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगी, और जिसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन का जन्म हुआ, औद्योगिकरण का जन्म हुआ। और इन यूरोपियन देशों का ही अनुसरण करते हुए सबसे पहले इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ था, फिर अमेरिका ने भी, कनाडा ने भी, ऑस्ट्रेलिया ने भी, ऐसे ऐसे देशों ने विशेष सफलता हासिल करके इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को हासिल किया। अब क्योंकि इंग्लैंड ने रादर ये वाला यूरोपियन देश जो थे, वहां इनका जो मॉडल था वो कामयाब हुआ, तो फिर इसी मॉडल को रेप्लिकेट किया गया, इस मॉडल को फिर लागू किया गया अमेरिका के द्वारा, कनाडा के द्वारा, और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, और उन्हें विशेष सफलता हासिल हुई, और उसी सफलता के साथ उन्हें आर्थिक समृद्धि भी हासिल हुई, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी उनको मिली। और इसकी वजह से ऐसे ऐसे जो देश थे जिन्होंने पहले स्टेज में ही आर्थिक संपन्नता हासिल कर ली थी, उन्हें फर्स्ट वर्ल्ड के नाम से जाना गया, या रात उन्हें विकसित राष्ट्रों के नाम से जाना गया। अब 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में ही जो सोवियत रशिया था, जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया कहते हैं, यूएसएसआर कहते हैं, ने विकास के लिए जो सोशलिस्टिक इकोनॉमिक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को चुना। पहले वाले क्या थे, उन्होंने क्या चुना था, इन्होंने विकास के लिए चुना था कैपिटलिस्टिक मॉडल, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन पर आधारित था। परंतु यहाँ क्या होता है, यहाँ यूएसएसआर ने जो था 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में ही जो था, लेनिन के तहत, लेनिन उस टाइम राजा था, अब रादर जार बोला जाता है वहां, CZAR, जार कहा जाता है, तो वो जार था वहां का। तो उसने दूसरे दशक में 1917 के आसपास जो था राजपाट संभाला था, और उन्होंने सोशलिस्टिक इकोनॉमिक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को स्वीकार किया, और देश में जो औद्योगिकरण था उसे स्थापित करने के प्रयास उन्होंने किए। परंतु इस पद्धति में एशिया, अमेरिका और अन्य देशों द्वारा अपनाए गए, परंतु विकास की दृष्टि से जो विकसित हो चुके देश थे, और जो रिमेनिंग देश थे, जो बचे हुए देश थे, शीर्ष राष्ट्र हम जिसे कहते हैं, बचे हुए देश थे, उन्होंने उनमें लगभग तब तक 150 सालों का अंतर आ चुका था। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या होगी कि जिन्होंने पहले अडॉप्ट कर लिया, और जो अभी जो बचे हुए देश थे, उन दोनों के बीच में 150-150 सालों का अंतर आ चुका था। अब जो 150 सालों का अंतर आ गया है, तो फिर उसके लिए क्या होगा, उसके लिए जो था एशियन कंट्रीज के खास करके हम बात करें, तो उसमें अब उन्होंने जो अपनाया, आज अपना तो लिया है, परंतु वहां तक, उन तक पहुंचने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा वक्त लगने वाला था, क्योंकि पहले पीछे थे वो, वक्त लगने वाला था। उसमें हिंदुस्तान भी है, क्या हिंदुस्तान जैसे कई देश जो थे उसमें शामिल हैं। और उसके बाद अगर थोड़ा सा और देखने की कोशिश करें, तो इस स्थिति में उनके पास पाना, या उनके समकक्ष होना, उनके बराबर इक्वलेंट हो जाना, उनके इक्वल आना
जो था वो एक बहुत ही अत्यंत कठिन काम था। और इस तरह से पूंजीवादी व्यवस्था के विपरीत जो एक समाजवादी व्यवस्था का जो मॉडल था उसने फर्स्ट वर्ल्ड के जो भ्रम पाले हुए थे उसको तोड़ने का असफल प्रयास किया। रादर असफल रहा वो उस भ्रम को तोड़ने में। और इस तरह से जो समाजवादी मॉडल पर जो भी व्यवस्थाएं बनी, इकोनॉमी जो बनी, वो उन्हें अपना नहीं सके। और रादर जिनने भी अपनाया वो जो डेवलप नेशन थे उनकी तरह वो विकास नहीं कर पाए। तो इस तरह से वो अल्प विकसित रह गए और वो दूसरे विश्व के रूप में उन्हें जाना जाता है, जिसे हम डेवलपिंग नेशन भी कहते हैं या सेकंड वर्ल्ड की श्रेणी में भी उनको रखते हैं। अब जिन देशों ने इनके अतिरिक्त, दो के अतिरिक्त जिन देशों ने, कुछ ऐसे देश भी थे जिन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था को भी अपनाया, ना ही पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया और ना ही उन्होंने इस समाजवादी व्यवस्था को अपनाया। रादर ना ही कैपिटलिस्ट सोसाइटी का जो मॉडल था, कैपिटलिस्ट मॉडल डेवलपमेंट को अपनाया, ना ही सोशलिस्टिक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को अपनाया। और परंतु उन्हें आज भी वो प्रयासरत हैं और वो विकासशील हैं। और रादर उन्होंने बोला कि हम मिक्सचर लेंगे, हम मिश्रित इकोनॉमी, रादर जो मिक्सचर होगा, कैपिटलिस्ट भी रहेंगे, रखेंगे हम, और हम सोशलिस्टिक भी रहेंगे। तो इसलिए आज भी वो अविकसित हैं, रादर जो है अंडर डेवलप हैं, और जिन्हें थर्ड विश्व की जो संज्ञा है वो दी जाती है। थर्ड विश्व मैंने जो तीसरे राष्ट्र के नाम से उन्हें जाना जाता है। इस तरह से विकास के आधार पर पूरे विश्व को असमानता की नजर से हम देखें तो 3 भागों में इसको विभाजित किया जा सकता है, जैसे हमने अभी बात की। और परंतु इसने जो थी असमानता, मैंने पहले बात कर चुका हूँ, 150 साल का अंतर था कम से कम। तो 150 साल जो पहले ऊपर तरक्की कर चुका है, जो पीछे 150 साल के बाद जिसने किया, और कुछ एक देश तो अभी भी जो उस पे डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुआ है। तो इन तीनों के तीनों जो फेजेस थे, तीनों जो कंट्रीज थी, उनके बीच में जो अंतर था, वो अंतर इतना हो गया कि उसको करने के लिए, उसको पाटने के लिए बहुत सारा वक्त लगने वाला था। और इसने इस तरह से जो वर्तमान समय में जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज उसके हिसाब से भी डेवलप की गई, जिसकी वजह से सारी चीजें जो वो ठीक हो और असमानता को कम किया जा सके। परंतु ये इसे कठिन काम है, अत्यंत कठिन काम है इन इन इक्वलिटीज को खत्म करना। और क्योंकि वो पहले आगे, बहुत आगे निकल चुके हैं और हम बहुत पीछे हैं। जितना मर्जी हम दौड़ लें, हमें अगर वो चल रहे हैं या बैठ गए तब भी हमें दौड़ना पड़ेगा पीछे से। ओनली देन वी कैन कैच देम, अदरवाइज हम कभी नहीं उनको पकड़ पाएंगे। तो आर्थिक जो नीतियां हमारी आज हमारी ऐसी होनी चाहिए, उनका अनुसरण करें, और ताकि हम जो विकास के लिए जो असमानता वाला जो माहौल बना है उसमें से हम अपने एक विकास के लिए समान गति या रादर इस स्थिति पर पहुंचने का हम प्रयास करें। और वो कैसे होगा, जब हम इसको सही तरीके से इसको लेने की कोशिश करेंगे, आगे लेके चलने की कोशिश करेंगे। यहाँ जो डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट को भी यहाँ थोड़ा सा, ये 3 बड़े ब्रॉडर लेवल पे वो थे, जो देशों का असमानता के आधार पे जो कैटेगराइजेशन होता है, कैसे होता है वो मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट मात्र एक डिस्क्रिप्टिव शब्द नहीं है। एक डिस्क्रिप्टिव शब्द नहीं कि डिस्क्राइब कर दिया हमने, वो शब्द हो गया। ये एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी स्थिति का इंडिकेटर है, एक ऐसी स्थिति है, इंडिकेटर से घोतक है, जिसमें कि इसका जो सार्थक अर्थ जो है हमें वो समझना चाहिए। सार्थक अर्थ माने एप्रोप्रिएट मीनिंग, इसका हमें समझना चाहिए। और किसी की, क्योंकि हमने पहले बात की थी आपसे, इट इज प्रोसेस फॉर डिजायर्ड चेंज, इच्छित परिवर्तन है ये। और इच्छा किसके द्वारा की जाती है वो भी हम आपसे बात कर चुके हैं, वांछनीय परिवर्तन है ये। और इसके आधार पर हमारी प्राथमिकताएं डिसाइड होती हैं, प्राथमिकताएं डिसाइड होती हैं। तो जैसे हम पहले हिंदुस्तान की हम बात करते हैं, रोटी कपड़ा मकान, इस सबसे ज्यादा 3 जरूरतें आज भी हमारे एक बहुत बड़ा प्रश्न बन के हमारे सामने है। परंतु जो विकसित राष्ट्र हैं वो इन चीजों से आगे निकल चुके हैं। वो आज रोबोट टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, मंगल पे कॉलोनी बसाने की बात करते हैं। वो बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाले 2-4 सालों में हम सारी के सारी जो अपने व्हीकल्स हैं, जो पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसको बदल देंगे हम। वो बात करते हैं कि हम 500 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम जो है सुपरसोनिक टैक्सी का निर्माण कर रहे हैं। आपने अमेरिका से उठना है और हिंदुस्तान दिल्ली पहुंचना है, तो उसके लिए आपको एक एयर टैक्सी आएगी और एयर टैक्सी आपको यहाँ के ड्रॉप कर देगी, जैसे रोडवेज की टैक्सी होती है वैसे।
तो वो लोग वैसी बात कर रहे हैं और हम आज भी अपनी रोजी-रोटी के उसमें ही फँसे हुए हैं। परंतु वो लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, वजह क्या है, प्रायोरिटी क्या है हमारी, वो बहुत मैटर करता है। हमारी डेवलप्ड नेशन की प्रायोरिटीज़ अलग हैं, डेवलपिंग नेशन की प्रायोरिटीज़ अलग हैं और अंडर डेवलप्ड की प्रायोरिटीज़ अलग-अलग होती हैं। उसी तरह से सबकी जो प्रायोरिटी है, हमारे जैसे समाज में आज भी टॉयलेट बनाने के लिए अभी कितना बड़ा अभियान चलाया गया, सैनिटेशन कैंपेन चलाया गया, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंश्योर करने के लिए पोल्यूशन आज भी हमारी समस्या बनी हुई है और बेटर अल्टरनेटिव्स की आज भी हमें तलाश है। आज भी हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जीवन प्रत्याशा जो है, आज भी हमारी बहुत ही कम है एज़ कंपेयर्ड टू अदर कंट्रीज़। आज भी हम हाइजीन, हैबिटेट और उसके बाद जनरल कंडीशंस ऑफ हमारी जो लिविंग है, वो आज भी हम बहुत ही जो है पीछे हैं। वजह क्या है कि हमारी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो कहीं और हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ ये आज के टाइम में नहीं है। इस तरह से बहुत कम शब्दों में कहा जा सकता है कि सोशियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव जो है डेवलपमेंट का दैट शुड बी any development which we are thinking to execute that should be judicious and sustainable in nature. Judicious माने एक पूरे वो न्याय संगत होनी चाहिए और सतत होनी चाहिए, कभी ना खत्म होने वाली होनी चाहिए और वो जब वो न्याय संगत होगी, न्याय सबके साथ करना हमने नेचर जिसके पर हम पूरी तरह से आधारित हैं, उसके साथ भी न्याय करें हम और जहां हम रहते हैं, जिस समाज में, उसके साथ भी न्याय करें हम, जिस परिवार में रहते हैं, उसके साथ भी न्याय करें हम, पर उन सबसे पहले अपने साथ न्याय करें हम। अगर हम अपने साथ न्याय करते हैं, ओनली देन इफ वी आर हैप्पी यहाँ जीडीपी नहीं डिसाइड करेगी बेटा, जीडीसी नहीं डिसाइड करने वाली है कि आपकी जेब में पैसे कितने हैं, ये नहीं डिसाइड करेगा। डिसाइड ये करेगा कि उन पैसों की वजह से आप खुश कितने हैं। अगर नहीं है पैसे तभी मस्त मौला है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कल को अगर आपके पास पैसे होंगे तो फिर खुशी नहीं होगी। फिर ज़िम्मेदारियाँ होंगी, दायित्व होंगे, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, पर वो आप खुश नहीं होंगे। तो इसलिए जो कुछ भी है, उसको हम देखने की कोशिश करें और ये देखें कि आर्थिक उसके हिसाब से जो नए-नए जो अवसर हमें मिले हैं, उन अवसरों की वजह से सोशल जस्टिस हम कैसे मेंटेन कर पाते हैं, कैसे उन चीज़ों को कर पाते हैं, ताकि इंडिविजुअल और ग्रुप के बीच में का जो डिफरेंस है, उसको मिनिमाइज़ कर सकें और ये भी साथ में हम मिनिमाइज़ करें, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी पर्सनैलिटी, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर डिपेंडेंट है। तो कल हम देखेंगे कि ग्लोबल इनइक्वालिटी होती क्या है, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। आज के लिए अभी हमें इतना ही रुकना पड़ेगा और कल फिर आपकी इससे आगे आपसे फिर मुलाकात होगी। क्लासेस अब लगातार चलेंगी। मेरी जो दूसरी असाइनमेंट्स थी, वो आज मैं अभी 5:30 बजे उनको खत्म कर चुका हूँ।